हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। अभी हम लोगों ने हिंदी की क्लासेज हम लोगों की चल रही है, साथ ही साथ रीजनिंग भी क्लास चल रही है। और मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि आप जल्दी ही आप लोगों को मैथ्स की बेसिक क्लास मिलेगी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बोर्ड पे कुछ मैथ लिखा हुआ है। तो उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही एक तरह से कहिए उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनका आर्ट स्ट्रीम रहा है और संयोग से उन्होंने मैथ्स को जो है प्रेफरेंस दिया नहीं, पढ़ा नहीं उसको, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो बड़े इससे डरे हुए रहते हैं मैथ्स को लेकर के। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक मैथ आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जो टेट हैं, सुपर टेट हैं या और जो इस तरह की परीक्षाएं हैं जिनमें बेसिक स्तर की मैथ आती है, उनके लिए तो ये रामबाण के तौर पे सिद्ध होने वाला है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग इस वाले मैथ्स के सेगमेंट में वही काम करेंगे। खासतौर से उन बच्चों के लिए ही ये क्लासेस हैं कि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं मैथ की, जिनको कुछ नहीं आता, जिन्हें आता है बहुत कुछ, उनके लिए शायद ये रिवीजन की क्लास के रूप में ही हो सकता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिनको मैथ कुछ नहीं आती है उनको ही शुरू करें और वहाँ से स्टार्ट करें कि जहाँ से प्रश्न आते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम से ही, संख्या पद्धति से ही हम आज टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे हिंदी और रीजनिंग और जीएस के सारे क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं, ऐसी ही ये भी कक्षा आपके लिए को अच्छी लगेगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी नई क्लास, मैथ की क्लास को, ठीक है। आइए देखिए, जैसा कि है चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होता है कि संख्या पद्धति। और ये जो मैथ्स लैंग्वेज है, जो भाषा है मैथ, इसमें आप जानते हैं सारी चीज़ें जो है डिजिट यानी अंकों पे ही सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो अंकों पे जब बेस्ड होती हैं तो इसमें बहुत सारे आपको अंक देखने को मिलते हैं, यानी कि एक तो नेचुरल नंबर देखने को मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करते हुए इस तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारे डिजिट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं आप देखते हैं तो जिसमें कुछ डिजिट लगी होती है तो साथ में जीरो भी लिखा रहता है। कहीं कहीं आप देखते हैं माइनस के साथ भी डिजिट लगी रहती हैं, लिखी रहती हैं। कहीं कहीं देखते हैं कुछ संख्याएं रूट में होती हैं, रूट करके संख्याएं लिखी रहती हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि मतलब कुछ संख्याएं होती हैं कि रूट से बाहर कुछ होता है, रूट के अंदर कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत भिन्न भिन्न तरह की संख्याएं देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में ये संख्याएं किस कैटेगरी के अंदर रखी जाती हैं, ये संख्याएं हैं क्या, तो पहले हम लोग यही जान लेते हैं, इनके बिहेवियर को जानते हैं। जैसे हिंदी अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पहले स्वर और व्यंजनों को समझते हैं, शब्द को पहचानते हैं पहले। उसी तरह से नंबर सिस्टम में हम लोग अंक तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वो किस वर्ग का है, ठीक है, किस श्रेणी के अंतर्गत वो आता है, ये तमाम सारे विषयों पे पहले हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पहले से पता हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, उनको भी आप लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, जैसा कि पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर जिन्हें कहा जाता है, या इन्हीं को ही हम गणन संख्या, जैसे किसी को जब गणना की जाती है बच्चों, तो क्या उसको माइनस में कोई गणना आप करते हैं? हमें आप कोई गणना करते हैं तो माइनस में करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। नॉर्मली डिजिट को लिया जाए, होती है गणनाएं कुछ चीज़ों की, से टेम्परेचर की गणना ही देख लीजिए तो माइनस और प्लस में होती है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सामान्य गणनाओं की, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। तो सामान्य गणनाएं जो होती हैं वो बढ़ते हुए ही क्रम में होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 या एंड सो ऑन की संख्या में होगा। तो यहाँ पर पहले जो आपको पहचानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या आता है, या इसी को ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में इसको गणन संख्याएं भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा निम्न में से नेचुरल नंबर कौन है, प्राकृतिक संख्याएं कौन है, या काउंटिंग नंबर कौन सी हैं, या इसमें कह सकेगा गणन संख्याएं क्या हैं। तो जो संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेकर के और अनंत तक चली जाती हैं, ये सब आपकी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं, ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये तो आपका नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ यदि हम जीरो को भी जोड़ लेते हैं, जीरो को भी जोड़ लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन कर लेते हैं, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक चले जाते हैं, तो ये जीरो भी जब जुड़ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 के साथ, तो ये हो जाता है आपका पूर्ण संख्या, यानी कंप्लीट नंबर तब होता है ये, इसी को ही
होल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे या इसी को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों चीज़ें समझे होंगे। एक तो पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेकर के मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप समझने के लिए अगर देखें तो कह सकते हैं इसको नेचुरल नंबर आप समझ चुके हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो या उसको आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं या गणन संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, 1 2 3 4 5 यानी प्राकृतिक रूप से जो हम यूज में लाते हैं, ठीक है। वे सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी ऐड करके हम देख लेकर के चले तो ये हमारी संख्या क्या हो जाती, पूर्ण संख्या। तो यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। ऐसे ऐसे कुछ चीजें आप जानते जाएंगे तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर फिर पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक संख्या फिर क्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर के माइनस फॉर्मेट भी सारे लिखे रहे, यानी कि संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं प्लस 0 और प्लस प्राकृतिक संख्याएं बराबर पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्या इसके पहले 0 के साथ होगी, पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, माइनस के साथ, यानी माइनस मान लो हम कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 5 है, -4 है, -3, -2, इस तरह से एंड सो ऑन कर देंगे, साथ ही में 0 और फिर इसके बाद में 1 2 3 समथिंग करते हुए जाएंगे। तो ये सब टोटल क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें माइनस के फॉर्मेट में भी हो, 0 भी हो और प्लस के फॉर्मेट में भी सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हो। प्राकृतिक संख्याएं माइनस के साथ में भी हो और प्लस के साथ में भी हो, जो नहीं लिखा जाता बच्चों इसका मतलब प्लस है उसके साथ में, ठीक है। तो यानी कि जैसे 1 के और 2 3 4 5 यहाँ जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी इसका मतलब इसके आगे प्लस लगा हुआ है, धनात्मक संख्याएं। अगर क्योंकि संख्याएं 2 ही तरह की हो सकती हैं, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। अगर किसी के आगे ऋणात्मक नहीं लिखा है इसका मतलब वो धनात्मक है, और अगर किसी के आगे ऋणात्मक लिखा है इसका मतलब वो धनात्मक नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 जो प्रकृति रूप में आप काउंट करते चले, ये प्राकृतिक संख्या है, इसको कहते हैं काउंटिंग नंबर ही इसे कहते हैं, नेचुरल नंबर भी इसे कहते हैं, गणन संख्या भी इसे कहते हैं। इसमें ही अगर 0 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 0 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या के साथ में अगर 0 भी हम जोड़ के पढ़े तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। और पूर्णांक संख्या के लिए क्या होगा कि यही जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये माइनस के साथ अगर हो जाएं, माइनस के साथ में भी हो, 0 भी हो और प्लस भी हो, तो ये सब कौन सी हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, ये आपका माइनस के साथ में फॉर्मेट में लिखा हुआ है सारे। तो ये हो गई आपकी कौन सी, पूर्णांक संख्या है। उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम में कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लेता है। इसके आगे है क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं इसे इवन नंबर भी कहा जाता है बच्चों। सम संख्याओं की खासियत क्या होती है, सम संख्याओं की खासियत क्या होती है, जो कि 2 से कट जाए, ठीक है। सम संख्याओं की जो फॉर्मेट की कहानी है वो सम संख्याएं, सभी वह संख्याएं सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, ठीक है। 2 दूनी के 4 यानी कि 2 के गुणज के रूप में जो फॉर्मेट में है वो सभी संख्याएं एक तरह से कहिए कि वो सम संख्याएं आपकी कहलाएंगी, ठीक है। यानी 2 से जिसे कट जाएंगी संख्याएं वो सभी सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब कोई जरूरी वो बहुत सारी संख्याओं से भी कट सकती हैं, जैसे मान लो 12 को ले लेते हैं तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, बाकी और भी संख्याओं 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, बहुत सारी संख्याओं से कट, लेकिन 2 से कट जाए सम संख्या, ठीक, इतना दिमाग में रखिएगा। सम संख्याएं ये इसे इवन नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी सम संख्याओं के बारे में है, ओके। अब विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है कि जो कि 2 से ना कटे, और या तो कहिए 2 से ना कटे, या इसकी जो सीधी सीधी परिभाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि सिर्फ 1 से कटे या स्वतः से कटे, सिर्फ 2 के अलावा किसी तीसरे से ना कटे, वो सब कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक क्या है, एक स्वतः से कटेगा और एक से भी कटेगा, ठीक है। 1 से भी कट जाएगा और स्वतः से भी कट जाएगा, तो 1 तो रखेंगे इसमें, आप इसमें से विषम संख्याओं में। फिर इसके बाद में देखेंगे 3 आपकी है, ये क्या है आपकी, ये भी आपकी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। 1 3 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसी तरह के सम में जाएंगे तो 5 भी है, किसी से नहीं कट सकता, सिर्फ 5 से और 1 से कटेगा। 7 की भी स्थिति यही बनेगी, है ना।
तो ये आपका हो जाएगा। और ये आप देखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 से भी कट जा रहा है। और ये विषम संख्या यानी कि जो कि 2 से ना कटे, ऐसे परिभाषा इसकी समझने के लिए आसान समझिए कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। पहले इस तरह से समझिए संख्याओं को, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सभी सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से ना कटे वो सभी विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये सम विषम के अंतर्गत आप इतनी चीजों को रखिए। ठीक है, अब इसी में ही आप अगला स्टेप जब देखेंगे भाज्य और अभाज्य, तब वहां पर और भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। पहले जितना मैं कह रहा हूं उतनी बात को ध्यान में रखिए। सम संख्याएं यानी 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं मतलब यानी ऑड नंबर जो कि 2 से ना कटे वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं भी। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखिए अब है भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं। भाज्य को ही यौगिक संख्याएं भी कहते हैं बच्चों, या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बात कर रहा था भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याओं की क्या खासियत है, या भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याओं की क्या खासियत, क्या पहचान इनकी है। इनकी पहचान ये है, इसको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं हम लोग। इसकी खासियत ये है कि ये तो 1 से कटेगा ही, स्वतः से कटेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी और किसी संख्या से कट सकता है वो। जैसे मान लो पहला नंबर हम लोगों ने 4 नंबर लिया, तो 4 क्या है, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से भी कटेगा एंड 2 से भी कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 एक कम 4, 1 चरैया 4। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप में 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, कोई भी हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कट जाएगी, सभी कट जाएंगी। 1 से तो सभी कटती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं हैं, वे संख्याएं होती हैं जो कि अपने आप से कटे, स्वतः के नंबर से कटे, 1 से कटे और इसके अलावा भी किसी एक नंबर से कट जाएं, वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या इसको असंयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, या इसको बच्चों रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो रूढ़ संख्याएं क्या है, इनको प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खासियत क्या होती है अभाज्य संख्याएं, कि ये स्वतः से ही कटेंगी। क्या कहा, स्वतः से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, बीच में किसी से नहीं कट सकती है। ठीक है, इसके साथ क्या था, भाज्य संख्या के अंतर्गत क्या था कि वो स्वतः से कटेंगी, 1 से कटेंगी, या इनके अलावा किसी एक डिजिट से तो जरूर कटेंगी, यानी कि इनके कम से कम कटने के जो चांसेज होंगे वो 3 कम से कम होंगे। और ऑड नंबर के, प्राइम नंबर के जो होंगे, जो अभाज्य संख्या या इसी को रूढ़ संख्या कहते हैं या असंयुक्त संख्या कहते हैं, ये संख्याएं सिर्फ अपने से और 1 के अलावा किसी और से नहीं कट सकती। जैसे 2 है, 2 को आप देखेंगे ये सम संख्या में तो है, लेकिन अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि तीसरा कोई डिजिट इसे काटने वाला नहीं है। तो इस नाते किसकी श्रेणी में आ जाएगा, आपको रूढ़ के अंतर्गत या अभाज्य के अंतर्गत या असंयुक्त संख्या के अंतर्गत आपको आ जाएगा। तो एग्जाम में जब मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि 2 क्या है, तो आपको मालूम है सम संख्या तो है सॉरी, सम संख्या तो है ये, लेकिन यह अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि ये रूढ़ की जो डिफिनीशन है कि अपने स्वतः से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, रूढ़ संख्या हो जाएगी, या अभाज्य की डिफिनीशन आएगी, तो इस डिफिनीशन में आता है, इस नाते प्राइम नंबर के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, और ये तो आपका जानते हैं। इसके अलावा क्या होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो 9 नहीं होगा। 5 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 1 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, वो भाज्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा, विषम संख्या के अंतर्गत वो आ सकता है, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, 9 और 15 ये सब विषम के अंतर्गत आएगा बच्चों, अभाज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अभाज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही असंयुक्त और रूढ़ के अंतर्गत आएगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर देखें हम लोग कि रूढ़ संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं, यानी कि रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कितनी हमारी हैं, तो 1 से 100 के मध्य में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो मात्र 25 संख्याएं आपको मिलेंगी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी संख्याएं हैं 1 से 100 के मध्य में अगर देखेंगे तो कितनी संख्याएं आपकी मिलेंगी, तो वो 20। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं बच्चों आप लोग कि 1 से जो है 100 के मध्य में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बेटा, तो 25 हैं। ठीक,
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको प्राइम नंबर के लिए नहीं होगी कि ये संख्याएं किससे कटेंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने से और दूसरा 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। और जो दूसरे से कट रही है तो कौन सी, भाज्य संख्या के अंतर्गत आपके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों जुड़वा संख्याएं क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे ट्विन ओक्लॉक नंबर कहा जाता है, ट्विन ओक्लॉक नंबर इसको कहा जाता है। जुड़वा संख्याएं, जुड़वा संख्याएं क्या होती है, देखिए लगा हुआ है जुड़वा हो और अभाज्य भी हो। जुड़वा अभाज्य यानी अभाज्य की डिफिनेशन, अभाज्य की डिफिनेशन में आपका क्या था, अभाज्य यानी कि स्वतः से कटे और एक से कटे और बाकी किसी से ना कटे, तो वो अभाज्य हो गया। और जुड़वा अभाज्य यानी कि कंटिन्यूअसली कोई संख्या मिले। अब कंटिन्यूअसली का मतलब है कि एक क्रम में, जैसे 3 है तो 3 किससे कटेगी, स्वतः से, एक से, और बाकी किसी से नहीं कटेगा। इसके बाद की तुरंत संख्या देखिए 4 अगर देखेंगे तो ये तो कट जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके तुरंत बाद देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 स्वतः से भी कटेगा और एक से कटेगा, तो 3 और 5 का क्रम बनेगा। इसी तरह से देखेंगे 5 और 7 का बनेगा, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 इसी मानक को पूरा कर रहा है। फिर 7 के बाद में अगर देखेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी आपकी, 11 मिल जाएगी। 11 के बाद, 7 के बाद अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, 7 के बाद फिर 11 क्यों नहीं हुआ, 7 के बाद 11 नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जुड़वा संख्या नहीं होगी। जुड़वा संख्या होने के लिए मानक है केवल बीच में एक स्पेस होना चाहिए, एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, यानी कि तुरंत एक विषम के बाद एक स्पेस हो, दूसरा तुरंत विषम मिले, तो वो सब क्रम में माना जाएगा। लेकिन अगर बीच में 2 स्पेस आ गया, समझ रहे हैं ना, 2 स्पेस, जैसे 7 के बाद में 8, 9, 10, 3 स्पेस मिल जा रहा है, 3 संख्याएं खाली हो रही हैं, देन क्या 11 आ रहा है, तो 7 और 11 नहीं बनेगा। जब बीच में सिर्फ एक पेयर नहीं बनेगा तब वो जुड़वा संख्या के अंतर्गत आएगा। जुड़वा का समझना डेफिनेशन ना, जुड़वा का डेफिनेशन एक बार फिर से यहाँ पे देखिएगा। जुड़वा की डेफिनेशन में हो गया कि अगर मान लो 3 है तो 3 के बाद 4 का स्पेस छोड़ करके 5 अगर है तो जुड़वा संख्या मानी जाएगी अगर एक स्पेस होगा। लेकिन अगर मान लो 5 के बाद में 6 छोड़ के 7 हो जा रहा है तो ये भी जुड़वा संख्या मानी जाएगी। लेकिन 7 के बाद अगर 8, 9, 10 3 संख्याएं पड़ जा रही हैं फिर 11 आ रहा है तो जुड़वा संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें कई संख्याएं बीच में आ जा रही हैं। जुड़वा की डेफिनेशन क्या होगी, लगातार, यानी जुड़वा क्या, यानी कि अभाज्य संख्याएं लगातार हो। तो अभाज्य का क्रम कैसे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्रम वाइज है। 7 के बाद 8 छोड़ के 9 होना चाहिए, लेकिन 9 जो है वो अभाज्य की डेफिनेशन में नहीं आता, वो हट जाता है वहां से, इस नाते क्रम टूट जाता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस नाते ये दिमाग में अपने रखिएगा कि क्रम क्या होगा। तो 3 से 5 होगा, 5 7 होगा, 11 13 होगा, 17 19 का क्रम होगा, 29 31 का होगा, 41 43 का होगा, 59 61 का होगा, 71 73 का, इस तरह का क्रम बनेगा। ठीक है, सब लगातार नहीं, तो ये जुड़वा हो जाएंगे, आपको ट्विन ओक्लॉक कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, संपूर्ण संख्याएं क्या है, कंप्लीट नंबर जिसे कहा जाता है। कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योग संख्या के मान से दुगना हो, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो संपूर्ण संख्याएं कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी संपूर्ण संख्याएं निम्न में से हैं। तो संपूर्ण संख्याओं में 2 संख्याएं याद रखिएगा, 6 और 28। ये जो 2 संख्याएं हैं ये आपकी केवल यही 2 संख्याएं आपकी हैं। 1 से 100 के बीच में 2 ही केवल संपूर्ण संख्याएं आपको मिलेंगी। 101 से लेके 100 के मध्य में अगर पूछता है संपूर्ण संख्याएं कितनी हैं, तो सिर्फ 2 संख्याएं होंगी संपूर्ण संख्याएं, 6 और 28। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इनका गुणनखंड करने पर ये अपना दूना करती हैं। इसका मतलब हुआ क्या, गुणनखंड, जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, जैसे 6 है तो 6 में क्या 2 से काटेंगे आप, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्रम में अगर देखेंगे किस किस से कट रही है संख्या, तो ये आप खुद से कटेगी। एक तो देखिए 1 से कटेगी, मान रहे हैं इस बात को, 2 से भी कट जाएगी है, ठीक है, 3 से भी कट जाएगी है, फिर किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। कुल कितना हो जा रहा है बच्चों, देखेंगे आप तो देखिए इसको। तो बच्चों इसका क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है, यहाँ अपवर्तकों को थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर जो कह रहा है संपूर्ण संख्या के बारे में आपको कह रहा है, वे वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योग, अपवर्तक का मतलब ये हो गया
कि वह संख्या किन किन से भाग चली जाएगी, उसमें किन किन से या कहिए कट जाएगा आपका, तो वही उसके अपवर्तक होंगे। और अपवर्तकों का योग जो होगा उस संख्या का दूना होगा। तो अपवर्तकों का योग उसकी संख्या का दूना होगा। तो सिर्फ दो संख्याएं आपको मिलती हैं 1 से 100 के मध्य में, जो कि अपने अपवर्तकों की दूनी होती हैं। एक तो 6 है, दूसरा 28 है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बताया कि 1 से कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 6, 3 से कट जाएगा 6 और 6 स्वतः से कट जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें इतने से कटेगा तो सारे ये अपवर्तक हो गए उसके, जिसे भाग चला जाएगा, जिसे कट जाएगा, उन्हीं को ऐड कर लेंगे और वह ऐड जोड़ने पर वो संख्या का दूना आएगा। चेक कर लेते हैं। 1 और 2 3 हो गया और 3 6 और 6 12 हो गया ना, तो 6 का दूना है कि नहीं है। तो ये अपवर्तकों के योग जो है उस संख्या के दूने होंगे, तो 6 में होगा। उसी तरह 28 को अगर हम देख लेते हैं तो 28 क्या होगा, 1 से कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 2 से भी कट जाएगा, फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 सत्ते 21 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या, 4 सत्ते 28, 4 से कट जाएगा। 6 से कटेगा, 5 से कटेगा क्या, नहीं कट सकता। 6 चौक 24 नहीं कटेगा। 7 से 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, 8 से कटेगा क्या, 8 त्रिक 24 नहीं कटेगा। 9 त्रिक 27 नहीं कटेगा। ठीक है, और किसी से कोई संख्या से कटेगा क्या, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 12 24 नहीं कटेगा, 13 दूनी के 26 नहीं कटेगा, 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया। देन इसके बाद देखिए 28 के बाद में और कोई संख्या नहीं, 14 का दूना हो गया तो और नहीं काट पाएगी, अब स्वतः 28 से कटेगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो इस संख्या का दूना हो जाएगा इतने में। ठीक है, इस संख्या का दूना हो जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 1 2 3 हो गया और 4 3 7 और 7 14, 14 दूनी की 28 और प्लस 28। क्लियर, 28 और 28 कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे आप, 8 8 16 हो जाएगा और 4 1 5। ठीक है, 56 हो जाएगा। तो ये जो संख्या आपको आई, मेरे ख्याल से आप समझ गए इस बात को जो मैंने बताया आपको। अपवर्तकों का योग यानी जितने से भाग चला जाए यानी कि कट जाए, उनका योग उस संख्या का दूना होता है। तो 2 ही संख्याएं केवल मिलेंगी आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 संख्याएं मिलेंगी, 6 और 28। आपकी अपवर्तकों का योग जो है उसके संख्या का दूना हो जाता है, बाकी और कोई संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट संख्या लेते हैं रामानुज संख्या। इसको कंप्लीट नंबर जिसे कहा जाता है वो संपूर्ण संख्या हो गई। अब आप लिखते हैं रामानुज संख्या। ठीक है, रामानुज नंबर जिसे कहा जाता है ये क्या होती है, तो जान लीजिए 1729 को ही रामानुज संख्या कहते हैं। 1729, ठीक है, 1729 को क्या कहा जाता है, रामानुज संख्या कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है, वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसमें दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, रामानुज संख्या कहलाती है। रामानुज संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी मतलब यहाँ पर कुल मिला के रामानुज संख्या के बारे में यह है कि जिस उस संख्या के घनों, कोई संख्याएं 2 संख्याएं हों, उन संख्याओं के घनों का योग जो है, 2 घनों का योग मतलब जो है समान हो। तो यहाँ पे परिभाषा समझिएगा इसको, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे दे रहा है, इसको फिर से एक बार देखिए। वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, यानी कि उस संख्या के मान को घन के रूप में 2 तरीके से लिखा जा सके, घनों के योग के रूप में। तो घनों के योग के रूप का मतलब हो गया, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 10 के घाते 3 यानी घन हो गया ये, और प्लस 9 के घाते 3 का, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000, करेंगे तो आप आ जाएगा। इसी तरह से 9 का अगर क्यूब देखेंगे तो 729 आएगा। ठीक है, 9 का क्यूब मैंने कहा था आप लोगों को, आगे मैं बता दूंगा, वर्ग और क्यूब के बारे में भी चर्चा कर लूंगा। तो ये इतना होता है इसका क्यूब, तो बराबर ये आप जोड़ेंगे तो आपको 1000 मतलब जो है 1727 ही आपको 29 मिलेगा, सॉरी 1729 आपका इसका आंसर आएगा। लेकिन इसी संख्या को ये तो घन के रूप में लिखा भी है, लेकिन दूसरे रूप में भी लिखें, अगर हम 12 का घन लिखें और प्लस
1 का घन लिखें तो भी हमारी संख्या का जो है डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाता है क्या, 12 का घन देखेंगे तो 1728 होता है बच्चों। 12 का घन अगर देखेंगे तो 1728 होता है, प्लस 1 हो जाएगा तो 1729 आपका आ जाएगा। तो बात यही हो गई, यानी कि कोई संख्या जिसको 2 फॉर्मेट में घन के रूप में लिखा जा सके और 2 घन, उनके 2 घन किए जाएं। जैसे कहने मतलब इसमें देखिए एक कोई संख्या थी 1729, उसका क्या किया हमने, एक तो 10 का घन किया और प्लस 9 का घन किया तब भी वही आ गया। दूसरा हमने क्या किया, 12 का घन किया और प्लस 1 का घन किया तब भी वही संख्या प्राप्त हो गई। तो ऐसी कोई संख्या अगर कोई है तो केवल 1729 है, यही डिजिट जो है रामानुज संख्या के नाम से जानी जाती है। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हाँ ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ये आपका है बच्चों रेशनल नंबर इसे कहा जाता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको बटे के फॉर्मेट में लिखा जा सके। ठीक है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P बटे Q का मतलब हो गया कि किसी संख्या को P बटे Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके और वहां पर Q का जो मान हो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वह 0 के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के फॉर्मेट में ना हो, न किया जा सके, तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इन संख्याओं के बारे में आप देखेंगे, वे सभी संख्याएं जिनको P बटे Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। वहां पर कभी भी, यानी कि इसको कहा जाता है, ऊपर वाली संख्या को बेटा अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। ठीक है, तो हर का मान किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या P बटे Q के फॉर्मेट में है तो सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन अगर पाई को अगर ले लेंगे तो वह अपरिमेय संख्या है। इसमें आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो 22/7 जो पाई का मान है वह क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन स्वतः पाई जो है वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे या इर्रेशनल नंबर इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, वे संख्याएं जो P बटे Q के फॉर्मेट में ना लिखी जा सके। ठीक है, P बटे Q के फॉर्मेट में ना लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ये संख्या इस रूप में होती है, इसे अंडर रूट के रूप में, +2 √3, या इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, 2 √2 हो सकता है। कुछ और भी इसके अलावा फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे 2 प्लस x इन ब्रैकेट √3, कुछ आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मेट में भी हो सकता है ये संख्याएं, या जो भी फॉर्मेट में आप चाहें तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये संख्याएं आपकी क्या हो जाती हैं, जिनको P बटे Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, वो परिमेय संख्या आती है। और पाई जो है आपकी अपरिमेय संख्या आपकी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या अगर के रूप में अगर आप जोड़ दोनों संख्याएं मिला करके अगर लिखी जाएं तो क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी आपको जो मैथ्स के बेसिक तौर पे आपको पता होनी चाहिए थी। इससे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या, रामानुज संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सारी चीज़ें आपको जो 13 संख्या मैंने आपको बताई, ये सब आपको अब दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो अब आपके अंदर इतनी सक्षमता आ चुकी है कि आप इसको कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ आपके साथ हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए आप इसको रिविज़न कर लीजिएगा। निश्चित तौर से इससे क्वेश्चन बेसिक तौर में आते ही आते रहते हैं। ये नंबर आपको पता रहेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। और वीडियो को देखिए अच्छे से, आनंद लीजिए इसका, और अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए हम लोगों के साथ में। हम लोग आप लोगों के लिए नित्य कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मिले, और आप लोग अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।